नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें जैसा कि फ्रेंड्स हमारा एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। उसके अंतर्गत ये आपका नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग देखेंगे 20 जीके जिसके प्रश्नों को, साथ में उनसे जुड़े इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट को भी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि अक्टूबर 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है, इस कारण यहाँ पर जो डेट दिया गया है आपका अक्टूबर 2022 का दिया गया है, लेकिन हम जो बताएंगे वो आपको अपडेटेड बताएंगे। ठीक है, तो 2022 में भारत के उप चुनाव आयुक्त के रूप में अजय बहादुर को नियुक्त किया गया था, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आपसे क्या लेना देना है वो देखिए। भारत का जो संविधान का जो अनुच्छेद 324 है वो क्या कहता है। वो कहता है कि भारत के चुनाव आयोग की शक्तियों और कार्यों को सूचीबद्ध करता है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उससे केवल लोकसभा राज्यसभा सदस्यों के 2/3 के द्वारा वोट दिया जा सकता है। ठीक है, तो पहली बात आप यहाँ से क्या देखें, यहाँ से आप सीखें कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्ति है कौन करता है। तो ये करता है आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा दूसरा चीज आपका अनुच्छेद 324 के बारे में। अनुच्छेद 324 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 324 कहता है कि भारत के चुनाव आयोग की शक्तियां और कार्यों से संबंधित है आपका अनुच्छेद 324। एक तो ये देखें। तो अब बात रही कि भारत का वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपके श्री राजीव कुमार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, श्री राजीव कुमार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा आपका 2 चुनाव आयुक्त भी होता है। ठीक है, जो आपका नवंबर 2022 में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो अब जो वर्तमान में जो आपका जो उप चुनाव आयुक्त हैं वो आपके श्री अनूप चंद्र पांडे जी एक हैं, एक आपके श्री अरुण गोयल जी हैं। ये आपका अपडेटेड है। ठीक है, इसको ही आपको याद रखना है। इसके अलावा जैसा कि आप यहाँ पर देखें, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति वो आपका राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक फैक्ट और याद रखना है कि भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला कौन है। ठीक है, तो भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली जो पहली महिला है वो आपके वीएस रमा देवी जी हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। उस योजना का आपको यहाँ पर नाम पूछा गया था। ठीक है, जो कि राइट आंसर आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करेंगे तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना में मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं को 50 मिलियन एलपीजी कनेक्शन के वितरण की परिकल्पना की गई थी। बाद में इसका लक्ष्य मार्च 2020 तक 8 करोड़ महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था। यह लक्ष्य 7 महीने पहले सितंबर 2019 में ही हासिल कर लिया गया था। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर था। अगला है नवंबर 2022 तक स्थिति के अनुसार 2022 में हुए चुनाव से पहले गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे। ठीक है, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे आपके भूपेंद्र भाई पटेल, और वर्तमान में भी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं वो भी आपके भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है कि नाभिकीय विखंडन के संदर्भ में सही कथन का पहचान करना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से सबसे उपयुक्त जो आपका आंसर था वह था कि एक भारी परमाणु के नाभिक पर जब निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है तो उसे हल्के नाभिकों में विभाजित किया जा सकता है, किसके द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा नाभिकीय विखंडन जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं, एक भारी नाभिक को 2 हल्के और लगभग बराबर नाभिकों में तोड़ने की प्रक्रिया नाभिकीय विखंडन कहलाती है। उदाहरण के लिए जब यूरेनियम 235 के नाभिक पर कोई न्यूट्रॉन प्रहार करता है तो यूरेनियम 235 का नाभिक बोरियम और क्रिस्टन के नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला है आंध्र प्रदेश का गठन किस तारीख को हुआ था। तारीख आपसे पूछा गया है, तो आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश का जो गठन है वह आपका हुआ था 1 नवंबर 1956 को। तो राइट आंसर क्या होगा, 1 नवंबर 1956 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा मद्रास राज्य को तेलुगु भाषी उत्तरी जिलों से आंध्र प्रदेश भारत का 1956 में बना राज्य था। राज्य इन 2 अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्रों से बना था, रायलसीमा और तटीय आंध्र। इसके अलावा आंध्र राज्य 1953 में बनाया गया था, लेकिन उसने हैदराबाद राज्य में कुछ तेलुगु भाषी क्षेत्रों को छोड़ दिया गया था। इसके अलावा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत गठित आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था, जो कि 1 नवंबर 1956 को बना था। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है। ठीक है,
तो भारत की जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो प्रति वर्ग किलोमीटर जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका 382 है, तो इसका राइट आंसर आपका 382 हो जाएगा। ठीक है, ये भारत का है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, अगर ये आपसे पूछ दिया जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है। बिहार का कहिएगा कितना है, तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। सबसे कम की बात करेंगे तो सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 17 लोग निवास करते हैं, और बिहार में 1 किलोमीटर में 1106 लोग निवास करते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखना है, ये तो आपका राज्य हो गया सबसे राज्यों में, लेकिन अगर आपसे केंद्र प्लस राज्य पूछेगा, यानी कि केंद्रों को भी मिला देगा राज्यों को मिला देगा, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका दिल्ली का हो जाएगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, केरल में 860 है। इसके अलावा 2011 का जनगणना भारत का 15वां जनगणना था, आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना था। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, और पहली जनगणना 1872 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी इंडिया लीग यानी कि HIL की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुआ था। तो हॉकी इंडिया लीग की बात करेंगे तो इसका शुरुआत आपका 2013 में किया गया था, तो इसका राइट आंसर 2013 हो जाएगा। हॉकी इंडिया लीग भारत में एक पेशेवर फील्ड हॉकी लीग है। हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत साल 2013 में हुआ था। लीग का आयोजन भारत में खेल के लिए शासी निकाय हॉकी इंडिया के द्वारा किया जाता है। इंडियन प्रीमियर लीग, इंडियन सुपर लीग और प्रो कबड्डी लीग के साथ HIL देश की प्रमुख खेल लीगों में से एक माना जाता है। इसके अलावा HIL में 6 टीमें होती हैं, जिसमें नियमित सीजन जनवरी से फरवरी तक 2 महीने तक चलता है, जिसमें प्रत्येक टीम 10 गेम खेलती है। सीजन के अंत में सिर्फ 4 टीम प्लेऑफ में चली जाती है, जहां चैंपियनशिप गेम हॉकी इंडिया लीग विजेता का फैसला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2018 के समापन समारोह में भारतीय दल का ध्वजभाग कौन था। ठीक है, तो 2018 का जो आपका एशियाई खेल जो जकार्ता इंडोनेशिया में खेला गया था, उसमें जो समापन समारोह का तो भारतीय दल का जो ध्वजभाग था वो था आपका रानी रामपाल जी। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करेंगे एशियाई खेल 2022 के बारे में, क्योंकि आपको मालूम होगा जो एशिया का खेल है आपका हर 4 साल के बाद आपका आयोजित जो कि किया जाता है। तो 2018 में आयोजित किया गया है, तो इसके 4 साल बाद 2022 में भी आयोजित किया जाना था, लेकिन आपका 2022 में आयोजित ना होकर आपका हुआ था 2023 में। ठीक है, तो 2023 में जो आपका खेल जो आयोजित हुआ है कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका आयोजित हुआ है हांगझाओ। ठीक है, हांगझाओ की बात करेंगे तो चीन का एक शहर है। ठीक है, तो वहाँ पर यह आयोजित हुआ है। इसके अलावा जो भारत के ध्वजभाग थे, ठीक है, भारत के ध्वजभाग थे समापन समारोह का, वो थे आपके PR श्रीजेश। ठीक है, PR श्रीजेश थे। इसके अलावा भारत ने एशियाई खेल 2023 का जो अभियान है टोटल 107 पदकों के साथ समाप्त किया है, यानी कि भारत ने टोटल कितना पदक अपने नाम किया है, तो 107 पदक, जिसमें से आपका 28 पदक स्वर्ण है, 38 पदक रजत है और 41 पदक कांस्य है। इसको भी याद रखिएगा। आपको बता दें कि एशियन गेम्स इतिहास में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इसके अलावा एशियन गेम तो इसका जो आयोजन है चीन के हांगझाओ में किया गया था। इसका जो आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच हुआ था, जिसमें भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, ओलंपिक मेडल विजेता मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन भारतीय दल के ध्वजभाग थे। ठीक है, ये आपके PR सीरीज समापन समारोह के थे, लेकिन आपका उद्घाटन समारोह के ध्वजभाग थे आपके ये। ठीक है, हरमनप्रीत सिंह और आपके लवलीना बोरगोहेन, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट आपका है कि भारत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा डैश नेटवर्क है, जो कुल मिलाकर लगभग 62.16 लाख किलोमीटर यानी कि 2022-21 के अनुसार तक समेकित है। ठीक है, तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रथम पे बात करेंगे तो आपका अमेरिका है। ठीक है, प्रथम पे बात करेंगे तो अमेरिका है, लेकिन 2014 से पहले आपका जो सेकेंड स्थान पर था वो था आपका चीन, लेकिन आपका 2014 के बाद 1.45 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण कर चीन को पछाड़कर भारत है जो कि दूसरा स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है कि मौर्य समाज के किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था। तो बात करेंगे मौर्य समाज का, और बात करेंगे किस सम्राट के बारे में जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग किया था, उसका नाम था अशोक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अशोक हो जाएगा। ठीक है, राजा अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने कलिंग युद्ध जीतकर विजय प्राप्त करना छोड़ दिया था। ये जो कलिंग का जो युद्ध है आपका 263 ईसा पूर्व में है, जो कि हुआ था सम्राट अशोक के बीच और कलिंग के जो राजा थे उसके बीच। ठीक है, कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित कलिंग के बीच लड़ा गया था।
कलिंग युद्ध जीतने के बाद राजा अशोक ने विजय का त्याग कर दिया क्योंकि उन्हें हिंसा का आभास हो गया था। उन्होंने विश्व विजेता बनने का सपना त्याग दिया था और उसी क्षण से उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलने का फैसला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में सर्दियों का बारिश डैश के कारण होता है। तो बात करेंगे तमिलनाडु में सर्दियों का जो बारिश है वो आपका उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण होता है। तो राइट आंसर उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्दियों के समय देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के ज़्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम होता है और तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त करता है क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की तरफ बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है। तो केलुचरण महापात्रा की बात करेंगे तो इन्होंने ओडिसी नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई है। जो ओडिसी की बात करेंगे तो ये दोस्तों आपका उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा केलुचरण महापात्र के अलावा ओडिसी नृत्य के कुछ प्रमुख प्रसिद्ध नर्तक हैं, जैसे सुजाता महापात्रा, रतिकांत महापात्रा, गंगाधर प्रधान। इसके अलावा केलुचरण महापात्र की बात करेंगे तो उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले पहले व्यक्ति भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है। तो ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में ऋणदाता के पास उधारकर्ता द्वारा गिरवी रखी गई संपत्ति कहलाती है समपार्श्विक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऋण के लिए समपार्श्विक सुरक्षा उधारकर्ता की संपत्ति है। समपार्श्विक एक संपत्ति है जो एक उधारकर्ता एक ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में एक ऋणदाता को प्रदान करता है। ऋणदाता को समपार्श्विक के रूप में उपयोग की गई संपत्ति को लेने का अधिकार है यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में असमर्थ है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ तो आप लोग के पास चला ही जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट है कि भारत का संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को सजा या सजा के मामले में क्षमा करने का अधिकार देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 72 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अनुच्छेद 72 की बात करेंगे भारतीय संविधान का, तो राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है जिन पर मुकदमा चलाया गया है और उन सभी मामलों में दोषी ठहराया गया है जहां पर संघ कानून के खिलाफ अपराध के लिए सजा या दंड है। सजा या दंड कोर्ट मार्शल सैन्य अदालत के द्वारा होती है या सजा मौत की सजा हो, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाएं तो राष्ट्रपति को किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा करने, उसे रोकने, राहत देने या उसे कम करने या सजा को निलंबित करने, परिहार करने या लघुकरण करने की शक्ति प्रदान करता है। इन शब्दों का अर्थ इस प्रकार है, ठीक है। क्षमा की बात करेंगे तो ये सजा और दंड दोनों को हटा देता है और दोषी को सभी सजाओं, दंडों और अयोग्यताओं से पूरी तरह से मुक्त कर देता है। रूपांतरण की बात करेंगे तो ये सजा के एक रूप को हल्के सजा के साथ बदलने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए मौत की सजा को कठोर कारावास में बदला जा सकता है। अगला है छूट की बात करेंगे तो इसका अर्थ है सजा की अवधि को उसके चरित्र को बदले बिना कम करना। उदाहरण के लिए 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदला जा सकता है। अगला है राहत की बात करेंगे तो ये मूल रूप से किसी विशेष तथ्य जैसे किसी दोषी की शारीरिक अक्षमता या महिला अपराधी की गर्भावस्था के कारण मूल रूप से दी गई सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है। इसके अलावा अगला है दंड विराम की बात करेंगे तो इसका तात्पर्य एक अस्थायी अवधि के लिए सजा विशेष रूप से मृत्यु के निष्पादन पर रोक है। इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या अनुपांतन लेने के लिए समय देना होता है। अगला है कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुआ है। तो कथकली नृत्य शैली की बात करेंगे तो इसका जो उत्पत्ति है दक्षिण भारत में हुआ है, तो राइट आंसर दक्षिण भारत होगा। आप पूछिएगा दक्षिण भारत में भी कहाँ, तो दक्षिण भारत में केरल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर केरल होगा। 17वीं शताब्दी में इसका क्या हुआ है, तो उत्पत्ति हुआ है। इसके अलावा भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यक्षगान की बात करेंगे तो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में किया जाने वाला एक प्रसिद्ध नृत्य नाटक है। नेक्स्ट है मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है। तो मोपिन की बात करेंगे तो मोपिन भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है, तो आपका राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश होगा। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का त्यौहार मोपिन हर साल अप्रैल में मनाया जाता है। तो इस तरह यहाँ से आपको एक और चीज़ याद रखना है, कौन सी जनजाति के द्वारा, गालो जनजाति के द्वारा। कौन सा त्यौहार, मोपिन त्यौहार, कब, हर साल अप्रैल में। इसके अलावा मोपिन त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की गेलोंग जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है।
जो हर साल लुमी यानी कि अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। माना जाता है कि मोपिन घरों और गेलोंग समुदायों के लिए समग्र रूप से धन और समृद्धि लाता है। यह भी माना जाता है कि यह त्यौहार बुरी छाया को दूर भगाता है और ईश्वर के सार्वभौमिक सुख का आशीर्वाद फैलाता है। अगला है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम का कार्यान्वयन योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। ठीक है, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम की बात करेंगे तो ये आपका चौथी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। तो राइट आंसर चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में अति प्रमुखता प्राप्त हुई है, लेकिन प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में आवंटित धनराशि की अपेक्षा कम व्यय से बोध होता है कि परिवार नियोजन की उच्च प्राथमिकता नहीं मिली है। लेकिन चौथी पंचवर्षीय योजना में परिवार नियोजन के लक्ष्य में छोटे परिवार की मान्यता, परिवार नियोजन का प्रसार का वह आवश्यक सुविधाओं पर विशेष बल दिया है और पंचमी पंचवर्षीय योजना में यह कार्यक्रम विशिष्टताओं के साथ लागू किया गया है, जिसमें 1975 ईस्वी के दौरान परिवार नियोजन आपातकाल के समय विशेष गतिशील हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में तीव्र और अधिक समावेशी विकास की अवधारणा करी गई है। तो इसका राइट आंसर आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे जो कि 2007 से लेकर 2012 तक चला था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें समावेशी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत किया गया है। इस योजना में समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अवसरों की समानता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। ठीक है, इसके बाद 12वीं पंचवर्षीय योजना चला 12 से 17 तक का। इसमें भी पूरी तरह से समावेशी विकास पर ही केंद्रित था तथा इसका थीम ही था तीव्र समावेशी एवं सतत विकास। इस योजना में गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आजीविका के अवसर प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया ताकि योजना में निर्धारित 8% की विकास दर को हासिल किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ है। तो कुख्यात जलियांवाला बाग की घटना की बात करेंगे तो ये घटना आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर है, तो कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। इसके बारे में आप लोग को मालूम होगा कि ब्रिटिश सैनिकों ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में 79 भारतीयों की एक सभा पर गोलीबारी की थी, जिसमें कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। उस समय आपका पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था आपका माइकल ओडायर था। इसके अलावा पंजाब प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के कारण माइकल ओडायर ने ब्रिटिश सेना के जनरल रेजिनॉल्ड डायर को प्रांत में कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकृत किया था। इस फैसले ने माइकल ओडायर को अमृतसर में हुए नरसंहार के सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया था, क्योंकि जो आपका माइकल ओडायर था, जो आपका ये परमिशन वगैरह होता है, रेजिनॉल्ड डायर को इसी ने दिया था। ठीक है, इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद एक आपका सरदार उधम सिंह थे, जिन पर फिल्म भी बना है। तो सरदार उधम सिंह पर गहरा प्रभाव पड़ा था और जो उस समय क्रांतिकारी गतिविधियों और राजनीति में सक्रिय रूप में शामिल हो गए थे। इसके बाद उधम सिंह का जन्म 1899 में होता है। सिख संस्कारों के बाद उनका नाम उधम सिंह रखा जाता है। उधम सिंह के बारे में यह है कि इन्होंने माइकल ओडायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में जाकर मारा था 13 मार्च 1940 को। ठीक है, देखिए 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होता है। 13 मार्च 1940 को ये उधम सिंह माइकल ओडायर को लंदन के कैक्सटन हॉल में ही जाकर भाषण के दौरान इनको गोली मार देते हैं। ठीक है, बाद में माइकल ओडायर को हत्या के बदले इनके 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो प्रोटीन का स्रोत नहीं है तो मांस दिया गया है, मांस तो है। मछली भी प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है। दूध भी प्रोटीन का स्रोत है, लेकिन नींबू है जो कि प्रोटीन का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका नींबू हो जाएगा। ठीक है, नींबू की बात करेंगे तो नींबू आपका प्रोटीन का स्रोत नहीं है। प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन है जो कि हमारे शरीर की वृद्धि और सुधार के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ही ज़रूरी है। प्रोटीन युक्त खाद्य को शरीर में शोषक खाद्य कहा जाता है। प्रोटीन बड़े जैव अणु होते हैं जिनमें अमीनो अम्ल की एक लंबी श्रृंखला होती है जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर से बने कार्बनिक यौगिक होते हैं। यह एक जीव के भीतर विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे उपापचय, अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करना। प्रोटीन जंतु आधारित या पादप आधारित हो सकते हैं। इसके अलावा इसके समृद्ध स्रोत की बात करेंगे तो मांस उत्पाद, कुक्कुट पालन उत्पाद, मछली, समुद्री खाद्य, अंडे, डेयरी उत्पाद जैसे दूध, फलियां, सेम प्रोटीन इसके स्रोत हैं। ठीक है, तो ये आपके 20 प्रश्न हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा।
पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय